नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज दो इशू को मैं टच करूँगा, बहुत अहम इशू है। एक तो ये कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन्होंने 8 महीने के अंदर तकरीबन 11 बैनुल-अक़वामी दौरे इन्होंने किए हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे यूएई है, सऊदीया है, चाइना है, तकरीबन 2 से 3 उन्होंने आपके दौरे वहाँ कर लिए हैं। अब इस सिलसिले में यकीनन पूरी पाकिस्तान अवाम सब इस बात की मुतहम्मिल है कि इस दौरों से सफारती ताल्लुकात कितने बेहतर हुए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के क्या हालात हैं, ट्रेड का क्या हाल है। इसी तरह से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल चुका है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 8.5 अभी तक पूरा नहीं मिला है, एक आक अभी और मिलना बाकी है। बहरहाल सवाल ये है कि इमरान खान के इन दौरों से जो वो कर रहे हैं और 8 महीनों में तकरीबन 11 दौरे इन ममालिक के कर चुके हैं, इससे एक आम पाकिस्तानी को और हमारे मुल्क को सफारती तौर पर और माशी तौर पर क्या रिलीफ जो है वो मिल चुका है या मिलने वाला है। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल बनता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जमहूरी निज़ाम, अब जमहूरी निज़ाम सदारती हो या पार्लिमानी निज़ाम, दोनों निज़ाम में सबसे अहम इदारा जो जमहूरी निज़ाम में होता है वो पार्लियामेंट होता है और ये वो इदारा होता है जो आइन का खालिक है, यानी आइन इसके ज़रिए क्रिएट किया जाता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का आइन है वो 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है, 7 शेड्यूल है, लेकिन इसमें से अगर आइन को आप स्टडी करें तो तकरीबन कोई 60 के करीब, 60 के करीब आइन के आर्टिकल बराह रास्त पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ दिनों से ये चीज़ें कुछ सालों से नज़र आ रही हैं कि इन जमहूरी दौरों में जो पिछले 10 साल के दौर थे और अभी जो 8 महीने का दौर है, इसमें जो पार्लियामेंट है वो ये तकरीबन बेमायने होके रह गई है। वो हुल्लड़बाजियाँ, वो लड़ाइयाँ, वो वहाँ पे सियासत। दूसरी ये कि कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है और अहम कौमी मामलात को पार्लियामेंट में लेके बहस व मुबाहसे में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि पॉलिसी तो यकीनन हुकूमत बनाती है लेकिन उन पॉलिसीज़ के ऊपर पार्लियामेंट डिबेट करती है, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। आया इसमें हुकूमत का कसूर है, अपोजिशन का कसूर है, लेकिन एक बात तो तय है, ये सवाल तो बनता है कि किसका कसूर है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पार्लियामेंट की नाकामी की या जो भी पार्लियामेंट है उसकी नाकामी की वजह और नाकारा पार्लियामेंट होने की वजह, बेमायने होने की वजह यकीनन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाता है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनको करा देता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत अहम पोस्ट है, खुदा का शुक्र है कि वज़ीर आज़म को ख्याल आया और उन्होंने इस पोस्ट को तब्दील किया। और जिस पोस्ट पे नाकामी के बाद ख़ुद वज़ीर आज़म का कहना है कि जिन जगहों पर वज़रा की कारकर्दगी जो है वो मायूसकुन रही, यानी उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, अब उन्हें हटाने के बजाय उन्हें साइंस का जो है इदारा दे दिया गया है। अब लगता है कि साइंस की भी बारी है कि मज़ीद 8 महीनों में साइंस का क्या हाल होगा इस इदारे का। 12 उसके बाद हमारे पास बहुत ही एक अहम और शख्सियत है, शाइस्ता परवेज़ साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। आप चारों का बहुत शुक्रिया। ज़िया शाहिद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ, खबरें ग्रुप ऑफ न्यूज़। जी, सबसे पहले मैं अनवर बेग साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। इससे पहले कि मैं वज़ीर आज़म के दौरे की तरफ जाऊँ, मैं एक सवाल लेके आ रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्लियामेंट का हाल है वो आप देखते होंगे सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदानों से बात की जाए तो कोई सियासतदान इस मुल्क में ऐसा नहीं, अभी भी जो लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ बशमूल आपके, वो कहते हैं कि जी जमहूरी निज़ाम चाहिए। तो भाई जमहूरी निज़ाम में तो सबसे अहम इदारा पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस का अपनी एक हैसियत होती है। तो जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा वो ये कहा है कि ये इदारा तो मुझे एक नाकाम इदारा नज़र आ रहा है, ना यहाँ कानून साजी होती है,
ना यहाँ मुल्क के अहम मामलात को जो है वो डिबेट की जाती है, पॉलिसी पेपर डिबेट की जाती है, कि यहाँ तक कि कमेटियाँ भी बहुत लेट बनी। और ये सिलसिला कोई 8 महीनों में नहीं है, ये उन 10 सालों में भी नजर आया। क्या कहेंगे अनवर बेग साहब? Thank you, डॉक्टर साहब, फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुनाइट। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक मेजर ब्लंडर कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं कर रहे, जब से ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। ये मेरा ख्याल है जब पार्लियामेंट में, पिछली पार्लियामेंट में भी थे, जब पीटीआई की गालिबन 38 या 40 सीट्स थी, इमरान खान साहब पार्लियामेंट आते नहीं थे। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी क्या वजह है, उनके जहन में ही होगा। हमें तो आज तक पता नहीं चला कि भाई उन्होंने पार्लियामेंट अटेंड क्यों नहीं किया, पिछली पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट में वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी सीटेड इन द पार्लियामेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। 100 चीजें होती हैं, और वही एक फोरम होता है जहां से आप अपनी पॉलिसी, अपने बयानात, जो कुछ भी आपने कहना है वो आप कह सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि डे 1 से, जब से ये पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आई है, एक अजीब कन्फ्रंटेशन का माहौल मुल्क के अंदर आ गया है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन। सो मच सो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं है, यानी और कुछ हमारी इस तरीके की कानून साजी हुई है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फ्लॉड है। जैसे ये जो इलेक्शन कमीशन की मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है, नैब की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, ये उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके उन्होंने एक ये यानी एक कानून पास किया था जो अब हर्ट हो रहा है, और इस पे पीटीआई एग्री नहीं करती। बट ठीक है, अगर एग्री नहीं करती तो पार्लियामेंट में आके आप अमेंडमेंट करें। ऊपर से इनके पास नंबर्स नहीं है, सेनेट में तो कुछ नंबर्स नहीं है। सो मैं ये समझता हूं कि ये पार्लियामेंट इस वक्त बड़ी इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि कोई कानून साजी हुई नहीं है पिछले 8-9 महीने में। मुझे तो हैरानगी अब इस पे हो रही है, और आई एम रादर वेरी वरिड कि ये जो अब बजट आने वाला है ये पास कैसे होगा। मतलब इतना रौला है, कोई आदमी बैठता नहीं है। फिर अब एकदम लास्ट मिनट कैबिनेट में इतनी चेंजेस आई हैं। ठीक है, वो तो उनका हक बनता है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जब भी वो चेंज करें, बट एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है जो हम ये समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी, ऑफ द रूलिंग पार्टी हु इज इन पावर, एंड ही हैज टू show greatness and come into the parliament and sit there and address to questions। ये जो आ नहीं रहे, इसकी वजह से और मेंबर्स भी नहीं आते, और एक अजीब सा chaos बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। वहां लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की इस तरीके का रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी आगे चल के कुछ महीनों में it will go into a very dangerous area जहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी फॉल बैक कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात ना हो। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि हर इदारा अपना अपना काम करे, और हर इदारा अपनी जगह अहमियत रखता है, चाहे वो हुकूमत हो यानी एग्जीक्यूटिव हो, या चाहे वो जुडिशरी हो, या चाहे वो पार्लियामेंट हो। और जमहूरी इदारों में पार्लियामेंट की बड़ी अहमियत है। हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं हो रही है, अहम मुल्की मामलात हुकूमत डायरेक्ट डील कर रही है, पार्लियामेंट में उसको डिबेट में नहीं ला रही है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का रवैया तो बहुत अफसोसनाक है जो नज़र आ रहा है, लेकिन चलें वो अपोजिशन है, उनका ये काम है। लेकिन हुकूमत के लोग भी वही रवैया इख्तियार कर रहे हैं जो अपोजिशन का रवैया है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, और मुझे यकीन है कि आपकी रहनुमाई और इसी तरह सरपरस्ती जो है, जो गैप्स हैं, आप उनको आइडेंटिफाई भी करते रहेंगे, और उसके हल के लिए तजावीज़ जो आप देते रहे हैं उसी तरह से देते रहेंगे, और अल्टीमेटली
इस मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस इस वक्त आप डिबेट कर रहे हैं, देखिए सेनेटर साहब जो मेरे भाई रहे हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ हुकूमत की गिनवाई। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीनन कुछ जिम्मेदारियाँ अपोजिशन की भी होंगी, और मैं उन जिम्मेदारियों को बहुत बारीकबीनी से और करीब से देख रही हूँ। और मैं इस चीज़ पे, चूँकि ख़ुद मैं 10 साल उस पार्लियामेंट में रही हूँ, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि पार्लियामेंट को फंक्शनल होना है, ऑपरेशनल होना है। जो आपकी मेन स्ट्रेंथ है उसी पार्लियामेंट से कोई भी हुकूमत जो है वो ड्राइव करती है, सीख करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगर ये लीडर ऑफ द हाउस की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब बेग साहब से पूछें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन किधर हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसको बनाने के लिए अपोजिशन ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, और असल जो आपके कई माह इसी बात में ज़ाया हो गए कि किस शख्स को लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। जब हुकूमत ने इनकी ज़िद को, उस अना को मान के इनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिए, अब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लापता हैं, वो किधर हैं? क्योंकि अपोजिशन को इकट्ठा और यकजा होना है और हुकूमत ने अपने एजेंडे को आगे लेके चलना है। जब अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रोल प्ले करेगी, वो कापियाँ फाड़ रही होंगी, रोज़ डेस्क बजा रही होंगी, चीखो पुकार आओ बका, अननेसेसरी इशूज़ में इस कौम और मुल्क का वो एक एक मिनट जो पार्लियामेंट पे इन्वेस्ट होता है वो इस टैक्स पेयर के पैसे हैं। वो जब ज़ाया होगा तो ख़ुद बेग साहब ने कहा कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो मुझे बताएं कि वो मेजॉरिटी जो सादा अक्सरियत हमारे पास है सेनेट में, ये मैं मानती हूँ कि इनकी अक्सरियत है अपोजिशन, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन इस जमहूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम के दो पहिए हैं, और वो जमहूरियत की गाड़ी ने आगे चलना है जब दोनों पहियों में तवाज़न होना है। हुकूमत का किसी सूरत भी तसादम का ना कोई इरादा है, और ना हुकूमत अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। हम अपोजिशन के रोल को ऑन भी करते हैं और हुकूमत उसको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब अपोजिशन का रवैया सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म पे तनकीद करना, वज़ीर आज़म की ज़ात को टारगेट करना, उस मैंडेट की तौहीन करना जिसकी बुनियाद पे वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो अगर अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे पार्लियामेंट में आएगी कि किस तरह वज़ीर आज़म की वो तस्हीक अमेज़ अल्फाज से नवाजना है, तो कारोबार पार्लियामेंट चलने नहीं देना। आपने कहा कि हुकूमत को लेजिस्लेशन की तरफ जाना चाहिए, इस ज़रूरत को हुकूमत महसूस भी करती है और इस जिम्मेदारी से आगाह है। 36 बिल डॉक्टर साहब आने के प्रोसेस में हैं, डिबेट के लिए ले हो रहे हैं, मुख्तलिफ कमेटियों के साथ ओरिएंटेशन हुई है। वो डिलेड जब आपकी कमेटीज़ की फॉर्मेशन हुई उसकी वजह से वो बिलिंग डिले हुई, क्योंकि जब तक उन चेयरमैनों का, मेंबर्स का फैसला ना होता पार्लियामेंट 100% फंक्शनल नहीं हो सकती थी। आज भी मैं आपके प्रोग्राम से अपोजिशन से अपील करती हूँ कि माजी को भूल जाएं, छोड़ दें। कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, कुछ कोताहियाँ आपने भी की हैं, और एक ऐसी तसादम की कैफियत से ये मुल्क गुजरा है। आए आगे बढ़ें, आप मुस्बत तनकीद करें, तजावीज़ दें, हुकूमत आपकी मुस्बत तजावीज़ को ऑन करेगी, लेकिन सियासत का अखाड़ा जो है पार्लियामेंट को ना बनाए। पार्लियामेंट में आप के हकूक की बात करें, सियासी अखाड़ा पार्लियामेंट से बाहर हम लगाएंगे, वहाँ पे कौम का वक्त जाया ना करें। ठीक है, मैं ज़रा शाइस्ता परवेज साहिबा की तरफ आता हूँ। PMLN से आपका ताल्लुक़ है, आपने सारी बात सुनी है दोनों हजरात की। मेरा सवाल यहाँ थोड़ा सा है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ कि क्या वाकई सिर्फ पार्लियामेंट की नाकामी जो आज हो रही है उसकी सारी जिम्मेदारी अपोजिशन पे है? एक सवाल तो है।
क्योंकि हुकूमत का कहना तो यही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ कानून साजी के हवाले से यकीनन हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास नंबर ऑफ गेम नहीं है, यानी सेनेट तो बिल्कुल ही नहीं है, तो अपोजिशन सीरियस नहीं है हमारे साथ कानून साजी पे, इसलिए हम टेबल नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर पार्लियामेंट जो है वो नाकाम होती है तो उसमें तो जमहूरी क़ुव्वतों का नुकसान है, तो उसमें अपोजिशन भी जमहूरी क़ुव्वत है और हुकूमत भी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर दानिश फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देती हूँ और उनको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, क्योंकि जो उनके कायद हैं उन्होंने तो ये कहा, नो कॉन्फिडेंस उन्होंने अपने पिछले मिनिस्टर साहब में भी किया और कहा कि जिनकी कारकर्दगी मुल्क की मुफाद में नहीं होगी उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। तो आई विश है बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, आपने अगर आप नजर डालें, मैंने माना कि दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन आज डॉक्टर साहिबा के जो जज्बात हैं, काश ये कन्वे कर सकें अपनी पार्टी को भी कि ये क्या कह रही हैं और इसको वो समझा सकें उनको। क्योंकि आपको मैं बताऊं डॉक्टर साहब, पहले दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑफर किया था कि आए मुल्की मुफाद में चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं, और पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी ऑफर की थी कि आइए मुल्की मुफाद में आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क को दरपेश। लेकिन क्या हुआ वो आपने देखा कि हमने नहीं, हम तो जो कह रहे थे और शोर मचा रहे थे कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और मुल्क की इकोनॉमी भी डूब रही है, हर तरह से मुल्क बुरे हालों में है, तो वो 9 महीने लगे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रियलाइज करने में कि हाँ, जो अपोजिशन और जो सारी दुनिया कह रही है और जो इकोनॉमी का हाल है, तो वो मुझे नो कॉन्फिडेंस अपने वुज़रा में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये कह रहे हैं ना कि ऑपोजिशन कोऑपरेट नहीं करती, डॉक्टर साहब, ये ऑपोजिशन अभी खड़ी होती है तो चोर और डाकू के पीछे जब वो सवाल करती है किसी किस्म का भी, वो जब गवर्नेंस पे या डिलीवरेंस पे या जो कारकर्दगी है उस पर सवाल करती है, तो दूसरी तरफ से चोर की आवाजें आने लगती हैं और वो उसके पीछे छुपते हैं और जवाब नहीं देना चाहते। अगर हमारी कोऑपरेशन ना होती तो आप मुझे बताएं कि अभी बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब हिंदुस्तान के साथ वो झगड़े की बात चल रही थी, तो ये खुद चलकर हर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास गए थे और किसी ने एक लम्हा नहीं लगाया था मुल्क की मुफाद में, मुल्क के इंटरेस्ट में। हम इनके पीछे, इनके साथ, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनके साथ खड़े हो गए थे और हमने कहा था कि कोई आंख उठाकर देखे, आप जो फैसला करेंगे ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है। डॉक्टर साहब, वो भी वक्त था कि उसके बाद जब वक्त निकल गया, मतलब निकल गया, तो एक ब्रीफिंग होनी थी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से और वो असेंबली में आई और उन्होंने ब्रीफ करना था। प्राइम मिनिस्टर साहब की कुर्सी लगी हुई थी, तमाम ऑपोजिशन मौजूद थी और गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद थे, लेकिन उस ब्रीफिंग में वो कुर्सी खाली रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना मुनासिब नहीं समझा। असेंबली में लोग हम होते हैं तो वो नेशनल एंथम के जमाने में जब वो जो एक एड्रेस था उसके दौरान वो आए जब नेशनल एंथम हो रहा था, ताकि किसी से हाथ ना मिलाना पड़े, और आके वो चुप करके अपनी जगह पे खड़े हो गए। तो मेरी बात सुने, वो दुश्मन मोदी साहब को तो 6 फोन करते थकते नहीं है और ये कहते हैं कि मैं फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे। अपने मुल्क की ऑपोजिशन, अपने मुल्क के लोग, क्या वो इतने बड़े दुश्मन हो गए कि वो उनसे ना हाथ मिला सकते हैं ना बात कर सकते हैं? तो देखें, ये गवर्नमेंट है, इनको थोड़ा सा दिल और हौसला बड़ा अपना करना पड़ेगा, और अगर इन्होंने हुकूमत चलानी है तो इनको अब चोर का ये जो काम है ये अदारों के ऊपर छोड़ दें। अदारे मौजूद हैं इस मुल्क में, कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर नैब इंडिपेंडेंट है, मेरी बात सुन ले, अगर नैब इंडिपेंडेंट है जिसपे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उनको छोड़ दें और ये कहना छोड़ दें जलसों में कि करप्ट
अपने ही मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर जाके भी इन्होंने ये शोर मचाया कि हम करप्ट लोग हैं। डॉक्टर साहब, और तो इसमें फिर मैं- कौन आएगा मैं यहाँ कुछ इन्वेस्ट ठीक है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड यहाँ कीजिएगा, कुछ करने? रिस्पॉन्ड करिएगा, तो मैं जरा उनकी पॉइंट, उनका पॉइंट, ठीक ठीक, they need to, Dr. Saab, they need to rethink. They need ठीक, to go and think ठीक and है, look within themselves also. कि अगर वो इस मुल्क को ठीक और है, इस ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट मुझे को मुझे चलाना क्योंकि चाहते हैं, मुझे तो इनको मुझे ज़िया opposition शाहिद को साहब को साथ भी लेना लेकर है, चलना होगा, ऑपोजिशन को साथ चलना लेकर पड़ेगा, होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़िया शाहिद साहब को भी मेरी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, छोटे ब्रेक पे, और फिर ज़िया शाहिद की तरफ इसी सवाल को लेके आता हूँ, फिर मजीद अपने मेहमानों से बात करता हूँ। वेलकम बैक। मैं इस वक्त ज़िया शाहिद साहब की कोई इमरजेंसी हुई है, मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ आने से पहले मैं ज़रा अनवर बेग साहब की तरफ आता हूँ। अनवर बेग साहब, मैंने दूसरा इशू रखा था कि वज़ीर आज़म का तकरीबन इस वक्त 8 महीने में कोई 11 दौरे हो चुके हैं, जहाँ रिपीटेड भी है, यानी किसी जगह 3 है, किसी जगह 2 है। कहते हैं तकरीबन 8.5 बिलियन के करीब जो है वो डॉलर्स जो है वो तकरीबन, कुछ लोग कहते हैं 8.5, कुछ कहते हैं 7 पॉइंट समथिंग आ चुके हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पे बात हो रही है। फिर ये भी है कि जनाब फ्री ट्रेड की बात हुई, चाइना, हालांकि फ्री ट्रेड 10 ममालिक से पहले भी हो चुका है, यानी ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, हो चुका है। और सिर्फ श्रीलंका ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान को इस फ्री ट्रेड में फ़ायदा हुआ। तो सर ये जो दौरे हो रहे हैं वज़ीर आज़म के, इससे पाकिस्तान के मौशी और सिफारती ताल्लुकात में जहाँ इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, वहाँ मुल्क और अवाम के लिए भी मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं सर आप? डॉक्टर साहब देखें, अनफॉर्चुनेटली लेट मी बी फेयर, ये दिस इज़ माय असेसमेंट। डॉक्टर साहब ये पिछले 8 साल में, बल्कि 10 साल में, 2008 से 2018 तक अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इकॉनमी का जो स्टेट ऑफ अफेयर्स था वो वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। और पीपल्स पार्टी के दौर में, जिसका मैं भी थोड़ा सा हिस्सेदार रहा 1 साल बिफोर आई लेफ्ट पीपल्स पार्टी, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी इकॉनमी को हैंडल सही नहीं किया गया, विद द रिजल्ट के जब नून लीग आई तो लोगों को एक इम्प्रेशन ये था कि ये क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली पार्टी है, इकॉनमी पिकअप करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली डार साहब ने भी जिस तरीके से इकॉनमी को हैंडल किया वो आपके सामने है। और बाय द टाइम पीटीआई पावर में आई 2018 में, उस वक्त इकॉनमी का, to be very honest, was in shambles, real shambles. I mean, बहुत ही बुरा हाल थे। अब उस हालात के अंदर पीटीआई को गवर्नमेंट मिली, बट पीटीआई का ये कसूर था कि खान साहब ने इलेक्शन से पहले उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया था कि भाई ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मेरे ये होमवर्क कर रहे हैं। तो लोगों में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आई कि भाई उन्होंने कहा कि भाई दे ट्रस्टेड इमरान खान, कि जी इमरान खान इज़ अ नाइस एंड, ठीक है, ही इज़ अ वेरी अपराइट मैन, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, इंटेग्रिटी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, कोई ऐसी फाइनेंशियल स्कैंडल्स नहीं है, ये सब बात मैं एग्री करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो इकोनॉमिक टीम थी वो थी ही नहीं, ना इन्होंने कोई अपना होमवर्क किया था। विद द रिजल्ट जब उन्होंने एक शैम्बल्ड वाली इकॉनमी इनहेरिट की तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो और खराब होती चली गई। विद द रिजल्ट कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान probably had no choice but to replace one of his stalwarts of the party जो असद उमर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी को हमने हैंडल सही नहीं किया और फिर
अब फाइनली एक बंदा वो लेके आए जो एक नॉन इलेक्टेड है और पीटीआई का आदमी भी नहीं है, हफीज शेख साहब। अब अल्लाह करे हफीज शेख साहब सक्सेसफुल हो, क्योंकि इकॉनमी जब तक चलेगी नहीं मुल्क चल नहीं सकता, मुल्क बैठ जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने ट्रिप्स हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ने हमें पैसे दिए हैं, जो कुछ पैसे आए 6 बिलियन आए, 7 आए, 8 आए, ये हमारी इकॉनमी में नहीं जा रहा। ये जो हमने उधार लिए हुए थे पिछले 10 साल के, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट है, कुछ उसमें से रिफंड्स हो रहे हैं, रिटर्न लोन्स हो रहे हैं, तो ये सब उसमें एडजस्ट हो गए। और दूसरी बड़ी बात, ये माशाल्लाह जो हमारे पाकिस्तानी बैंक्स हैं, ये बिजनेसमैन को आजकल पैसा नहीं देते। इनका जो मेन क्लाइंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है कि जी शॉर्ट टर्म लोन पे बड़े अच्छे उनको इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म पे मिल जाते हैं, सॉवरेन गारंटीज उनको मिल जाती हैं। तो बिजनेसमैन को तो पैसा ही नहीं मिल रहा, पैसा जा रहा है सारा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सारा सक इन कर रही है और वो बड़े खुश हैं बैंकर्स। इस मुल्क के अंदर 2 सेक्टर्स हैं जो माल बना रहे हैं, एक बैंकिंग सेक्टर और दूसरा ये सेल फोन कंपनीज, इनकी अयाशी है, बाकी आम लोग तो मर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को मैन पावर एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेट तवज्जो देनी चाहिए। मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से बाकी दे अपने कॉमर्स मिनिस्टर को काम करते हुए। ठीक है फिरदौस आशिक अवान साहबा, आप कोई कमेंट्स करना चाहती हैं ज़रूर करें, लेकिन जो मेरा सवाल है वज़ीर आज़म के ट्रिप के हवाले से, वो तकरीबन 11 ट्रिप उन्होंने कर लिया है और 11 ट्रिप में उनका ज़्यादातर ट्रिप चाइना है, सऊदी अरब है और यूएई है, और जहाँ से उनको बहुत बड़ी ग्रांट भी मिली है। कैसे देखते हैं आप? समझती हैं कि ये ट्रिप्स वाकई कामयाब तरीन ट्रिप्स हैं या माजी की तरह ये ट्रिप्स आवाम के और मुल्क के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा? देखिए, आपने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले भी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। फेज़ 1 हुआ है, चाइना के साथ हुआ। अब फेज़ 2 जो चाइना के साथ हुआ है, इसमें फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब आपने अपनी लोकल डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया। अनफॉर्चुनेटली आपकी इकॉनमी, कंज्यूमर इकॉनमी जो बनी, वो लो इनकम वैल्यू एडिड में ज़्यादातर चाइना में अंगेज रही। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको वैल्यू एडिड नॉलेज इकॉनमी में अंगेज किया और कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी जो ओवरऑल यूथ के हवाले से बात हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट पे बात हुई, ये सारी चीज़ें आपने नॉलेज बेस्ड इकॉनमी के साथ जोड़ी और वोकेशनल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को आपने सबसे पहले एड्रेस किया और वो स्टेटस लिया जो आसियान ममालिक के पास अवेलेबल है, चाइना ने उनको दिया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। इसके बाद आपका ड्यूल रेलवे कैरेज जो है वो ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर जो आप रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं, वो एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि ग्वादर आपका मुआशी हब बनने जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना, वो आपके एशिया पैसिफिक से लेके ओवरऑल गल्फ स्टेट और यूरोप और रशिया समेत जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी थ्रू सीपैक होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इसको इंफ्रास्ट्रक्चर तक इस ट्रिप को नहीं रखा, इसके अंदर आपकी एनवायरनमेंट इश्यूज, आपकी पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज, आपके ओवरऑल जो बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वो चैलेंजेस जो इससे पहले एड्रेस नहीं हुए थे, वो इस ट्रिप में डिबेट भी हुए, उनको वेरी वेल ओरिएंटेड तरीके से एड्रेस किया गया। लेकिन बाकी ममालिक के जो आपने विजिट्स का जिक्र किया, देखिए किसी जगह भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के अवाम का मुकदमा लड़े बगैर वापस नहीं आए। हर जगह वो कुछ ना कुछ लेने गए और नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी, और इस मुल्क के अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ कोई एक मुआहदा ऐसा नहीं हुआ जिस पे हमारी आप अपोजिशन भी उसको अप्रिशिएट करेगी। हाँ, ये बात आप ठीक कहते हैं कि हमारी जो बाइंडिंग्स और
निगोशिएशन और ओवरऑल एंगेजमेंट्स हैं, उस हवाले से पार्लियामेंट को इत्माद में लेना है। मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और फाइनेंस टीम जो आपने नई चुनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनको टारगेट्स दिए हैं, अनकरीब वो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। और कभी भी नहीं हो सकता कि ये हुकूमत अवामी मफाद से बाहर जाके खेले। पहला आपका मुल्की मफाद है, कौमी मफाद है, अवामी मफाद है। इससे बाहर इमरान खान की सियासत एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना अपनी जात की सियासत है उनकी, ना अपने कारोबार की सियासत है। अवामी मफादात और अवाम के मंसूबे, अवामी वजीर आजम मुझे उम्मीद है लीडरशिप में इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका गिला दूर हो गया होगा। अगर शाइस्ता साहिबा को टाइम मिला तो आपको भी मिला है, पूरा टाइम मिला है। शाइस्ता साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ और वो ये सवाल है मेरा कि वजीर आजम का 11 विजिट हो चुका है, 8.5 बिलियन डॉलर्स कहते हैं आ गया है। अनवर बेग कहते हैं कि जनाब वो तो सब खप गया है, मुख्तलिफ कर्जों में ये वो फना। जाहिर है आपकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से तकरीबन 92.6 बिलियन डॉलर का लोन था, जो अब तकरीबन 102-103 पे पहुंच चुका है। क्या कहेंगे, ये जो दौरा हो रहा है इसका वाकई कोई फ़ायदा है? विजिट कर रहे हैं, खुद इमरान खान जा रहे हैं, इदारों से मिल रहे हैं, सरबराहों से मिल रहे हैं, उनकी टीम की कोई एक्टिविटीज़ तो नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आपने तो काफी बातों का खुद ही जवाब दे दिया है। मुझे ये बताएं कि हम अगर ये ही सवाल तो सिर्फ असेंबली में करना चाहते हैं जिसका ये जवाब नहीं देना चाहते। देखें, पूछना ये चाहते हैं कि जो इतना पैसा आया, जो भीख मांग मांग के, जो हमने कहा था, जो सुना था कि खुदकशी कर लेंगे पर भीख नहीं मांगेंगे, और अगर कि कोई मुल्क का लीडर जाएगा और भीख मांगे तो समझो कि मतलब वो उसको खुदकशी कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा कि हर जगह हम गए और वहां से मांग तांग के लाए भी। एक तो ये हमें बताएं कि वो पैसे कहाँ गए, क्योंकि जो स्टेट बैंक कह रहा है वो टोटली एक डिफरेंट कहानी बता रहे हैं। जितना पैसा रोज छप रहा है वो एक और कहानी है, जितना रोज की ब्लीडिंग हो रही है वो एक और कहानी है। देखें, What are the मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक मुल्क की तरक्की के क्या होते हैं? मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जीडीपी देखते हैं, ग्रोथ रेट देखते हैं, क्या मिला था उसको आपने कहां छोड़ा था और अब वो कहां है। हम किस किस चीज को रोएं? फिर आप कहते हैं कि आपने सब दूध शहद की नहरें बहा दी। आपने खुद एलिगेशन अपने मिनिस्टर्स पे लगाई है कि डाके पड़े हैं। आपने दवाइयों की कीमतें, लोग मरना, अब इलाज भी नहीं कर सकते। रमजान सर पे खड़ा है, मुझे बताएं कौन सा रमजान पैकेज आपने अनाउंस किया है? आप इस मुल्क के गरीब अवाम को, जिसको आपने तारे और दूध शहद की नहरें दिखाई थी, उनको आप क्या देने लगे? आपने तो ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, नाज़रीन। शाइस्ता साहबा, एक ब्रेक पे जाऊंगा और फिर ब्रेक के बाद आता हूं। मेरे पास जो रिमेनिंग टाइम है उसमें मजीद मैं बात करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं अनवर साहब की तरफ जाऊं, पहले आ जाता हूं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ, क्योंकि शाइस्ता साहिबा की सवालात और क्वेश्चंस के ऊपर उन्हें जवाब देना है। 3 मिनट है मैडम आपके पास, बोले आप क्या बोलना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये अफसोसनाक पहलू है कि एक ऐसी जमात जिसने 5 साल इस मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर डाला और जिस अंदाज से मईशत को छोड़ के गए, वो 8 माह में हमसे उस तबाही का हिसाब मांग रहे हैं जिसके ये खुद जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब तक 8 महीनों में ये कंपेयर कर लें, और कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड मैं कह रही हूँ कि अपनी पहले 8 महीने की जो हुकूमत PMLN और पीपल्स पार्टी की थी और जो मौजूदा हुकूमत थी उसको कंपेयर कर लें आप, PTI आज भी इनसे बेहतर पोजीशन में और बेहतर परफॉर्मेंस में है। और बिल्कुल आप एक अलहदा प्रोग्राम रखें और इनके तमाम वो हसारे जो उस वक्त इन्फ्लेशन समेत
वो सारे आज भी, हाँ मुझे पता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस लोगों की हमसे तवक्कुआत है, लेकिन चूंकि जो लोन ये बार बार कह रही हैं, कशकोल का जिक्र कर रही हैं, इनको पता होना चाहिए कि वो कर्जों में जिस मईशत को ये डुबो के गए थे उनको वापस करने के लिए वो नोट जो ये कह रही है ना छापे जा रहे हैं, वो नोट इसलिए छापे जा रहे हैं कि मेरी बहन आप लोगों ने वो मेट्रो, ऑरेंज ट्रेनें, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे हैवी कमीशन और किकबैक्स आई, जिसकी मद में अब आपके सामने वो रेमिटेंसेस, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फिर वो रेमिटेंसेस की शक्ल में वो पैसे वापस आए। आज कौम जो है वो हकायक जान चुकी है कि कौन जिम्मेदार है इस इकोनॉमी की तबाह हाली का और मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने का। हाँ, ये बात आपकी मैं इससे एग्री करती हूँ कि हमें आपसे बेहतर परफॉर्म करना है, और यकीन रखिएगा कि ये जो मुश्किल हालात और मुश्किल दौर है जो आप बात कर रही है ना कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे डाका डाला, स्लैब्स के अंदर ये वो वजीर आजम नहीं कि जहाँ पे कुताही होगी, अवाम के साथ नाइंसाफी और ज्यादती होगी तो वो सियासी सतह पे सियासी फैसले और सियासी मफाद को सामने रखते हुए अवाम के मफाद में फैसले नहीं करेगा। जहाँ मुख्तलिफ सुई सदरन और सुई नार्दन में स्लैब्स के अंदर वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर ठीक है। कब दे रहे नैब में, कब दे रहे, बात सुनिए, कब दे रहे नैब को, ये कब रेफरेंस दे रहे नैब को? ठीक है, 2 MD तब्दील हुए। ठीक है, इस वजीर आजम ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक एक मिनट देना है। अनवर बेग साहब उसके अमल ने बताया, अनवर बेग साहब को, डॉक्टर साहबा, अनवर बेग साहब, नैब को भेजिए दवाइयों की कीमतें, नैब को भेजिए, अनवर बेग साहब, नैब को भेजिए किससे, अनवर बेग साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक साहब, अनवर बेग साहब, टाइम नहीं है, प्लीज। आपने उस अदारे को, ठीक है, अनवर बेग साहब, एनी कमेंट सर? डॉक्टर फिरदौस आशिक खान साहबा, डॉक्टर साहबा, बहुत अहम पोर्टफोलियो है आपके पास, वजारत इत्तलात की बहुत अहम पोर्टफोलियो है। जरा सा 1 मिनट अनवर बेग साहब को। जी अनवर बेग साहब। मैं डॉक्टर साहब कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये दोनों मेरी बहनों को टाइम दे दें और इनको आपस में लड़ने दें, क्योंकि आई थिंक इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इनको टाइम दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट। हम ये कहते हैं कि हकायक पे नजर होनी चाहिए और हकायक जो है वो बोलने चाहिए, झूठ पे नहीं। और डॉक्टर फिरदौस आशिक खान साहबा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको जो इकोनॉमी मिली है वो बहुत बुरे हालात में मिली है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि 0.2 था ग्रोथ रेट, जो अब तकरीबन 4 हो गया है, तो उसका जो है वो आपने जस्टिफाई करना है। हम आगे किसी स्टेज पर बात करेंगे इस इशू को। वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़िया शाहिद साहब के फ्लोर पे, जो अखबारात का फ्लोर है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, आग वाग लग गई थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सके। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, ज़िया शाहिद साहब का भी शुक्रिया, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।